गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। चलो भाई, प्रैक्टिस चल रही थी हमारी। आज प्रैक्टिस में आगे बढ़ेंगे। 2 दिन क्लास नहीं हो पाई। कल तबीयत डाउन थी, ट्रैफिक में फंस गया था, ऐसे ऐसे करके क्लास हो नहीं पाई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति, एजुकेशन इज नॉट अबाउट हैविंग अ कैरियर बट अबाउट बीइंग एबल टू लुक, ऑब्जर्वेशन एंड लिसन। ऑब्जर्वेशन वर्ड जो है उसको अंडरलाइन कर रखा है, आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से करिएगा आंसर, A B C D कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जल्दी आंसर करिएगा। ओके ओके ओके, सॉरी वॉइस ऑन करना भूल गया था दोबारा। ठीक है, ऑन करना भूल गया था। आ जाओ भाई, दोबारा से बस समझा देता हूँ। दरअसल मेरा कहना है, जैसे कि आपने कॉमा से या फिर किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जब एक से ज़्यादा शब्दों को जोड़ा हो, एक से ज़्यादा शब्दों को जोड़ा हो, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि जो शब्द जोड़े गए हैं, अगर देखो ये वर्ब है, ये वर्ब है, तो जो बीच में ये जो शब्द आया है ये भी वर्ब रहा होगा, क्योंकि सिमिलर स्ट्रक्चर को जोड़ता है, सेम रैंक स्ट्रक्चर को जोड़ता है। अगर सेम रैंक स्ट्रक्चर को जोड़ता है तो ये भी वर्ब होना चाहिए था। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन शब्द होता है ये एक नाउन होता है भाई। क्या होता है? नाउन। ऑब्जर्वर भी अपने आप में नाउन ही होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेंट जो शब्द है ये अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट आप सब देखोगे, सी ऑप्शन जो है आपका ऑब्जर्व, ये है आपका वर्ब और यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑब्जर्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ब आपको चाहिए थी जो कि आपकी सी ऑप्शन ऑब्जर्व है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। डोंट लूज साइट ऑफ योर गोल लेस्ट यू शुड फेल। सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है, 26/7/2021 को आया हुआ है। जल्दी से करेंगे आंसर। सच दैट यू शुड होगा, अनलेस यू शुड नॉट होगा, या लेस्ट यू शुड नॉट होगा। जल्दी से करेंगे आंसर, क्या होगा सही उत्तर? डोंट लूज साइट ऑफ योर गोल। साइट का मतलब है कि भाई अपने गोल से नजर मत हटाइए। यहाँ पे मतलब है सेंटेंस का, अपने गोल से, अपने लक्ष्य से नजर मत हटाइए, नहीं तो क्या हो जाएगा? आप फेल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। आप देखोगे इस सेंटेंस को, सबसे पहले देखो, अगर ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की बात आएगी तो आप ऐसे कर सकते हैं, अनलेस के साथ में नॉट नहीं आता, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट आपने देखा लेस्ट के साथ में भी नॉट नहीं आता, सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। दो ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन सीधे सीधे अगर एलिमिनेट हो गए तो अब आपके पास में बचता है ए और डी। देखो सच दैट का जो हम प्रयोग करते हैं, सच दैट हम किसी चीज का रीजन देने के लिए या पर्पस बताने के लिए, ठीक है, किसी चीज का एक्सप्लेनेशन देने के लिए वहां पे यूज करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो, यानी कि ऐसा मत करना कि अपने लक्ष्य से नजर हटा लो, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं।
तो बेसिक बात ये है कि यहाँ पे लेस्ट का सेंस आ रहा है। लेस्ट का मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो। और आप सब ये लोग जानते ही हैं कि लेस्ट का जो पेयर होता है वो शुड होता है। इसका मतलब है लेस्ट का पेयर भी सही दे रखा है। शुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फेल, जो कि ये भी सही दे रखा है, यानी कि नो सब्सटीट्यूशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, नो सब्सटीट्यूशन या नो इम्प्रूवमेंट जो भी बोले। ठीक है, नेक्स्ट, नन अदर बिसाइड यू आर नोइंग द ट्रुथ। नन अदर बिसाइड यू आर नोइंग द ट्रुथ। ध्यान रखना है, जो अदर होता है, अदर शब्द, अदर का पेयर हमेशा आपको बनाना होता है क्या, देन। और अगर एल्स शब्द आता है आपके सामने, एल्स, तो एल्स का पेयर बनता है जी क्या, बट। ठीक है, ये पेयर बनते हैं आपके। ठीक है, नन अदर का जो पेयर होता है, अच्छा, अदर का पेयर देन होता है। एक चीज और देखेंगे, ये जो नन है, नन, ठीक है, नन का एक स्पेशल पेयर होता है नन बट। क्या होता है, नन बट। अब आपके सामने तीन ऑप्शन है, अब आप देखेंगे कौन से में क्या क्या आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे, अगर मैं लिखता हूं, सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है अदर और देन का पेयर। भाई अदर और देन का पेयर अगर आता है तो मैंने डी ऑप्शन को उठाया, लेकिन यहां पे देखोगे यू के साथ में नोज कर रखा है। क्या यू के साथ में नोज आ सकता है, बिल्कुल नहीं। डी ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, जो बच्चे डी आंसर कर रहे हैं वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अच्छा, एक आपने देखा होगा नन बट, जैसे एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, देखो, सी ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो यू इज नोइंग, ये भी गलत है। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट में आप देखोगे कि आर नोइंग तो जरूर है, लेकिन नो वर्ब आपकी कैसी है, नो वर्ब आपकी होती है जी, जिसको स्टैटिक वर्ब बोलते हैं, जो कि आईएनजी फॉर्म में नहीं आती है। तो अगर आईएनजी फॉर्म में नहीं आती तो ये चारों ही गलत हो गए। मेरे हिसाब से शायद यहाँ पे टाइपिंग एरर रह गया है, और ये नोज नहीं होगा, नो होना चाहिए। ठीक है, ये नो होना चाहिए, ये टाइपिंग एरर शायद रह गया होगा, क्योंकि बाकी के तीन ऑप्शन भी गलत हैं। बाकी के तीन ऑप्शन कैसे गलत हैं, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। बाकी के तीन ऑप्शन कैसे गलत हैं, देखो एक बार। इट मस्ट बी टाइपिंग एरर। देखो, नो वर्ब आप सब जानते हैं कि हम आईएनजी में नहीं लिखते, नो वर्ब को हम आईएनजी में नहीं लिखते, ये सब लोग जानते ही होंगे। ठीक है, नो वर्ब को आईएनजी में नहीं लिखते। अगर आईएनजी में नहीं लिखते तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। तो मुझे जो लगता है कि यहाँ पे ये टाइपिंग एरर शायद टाइपिस्ट से रह गया है, या मे बी एसएससी से रह गया है, जिससे भी रहा है, लेकिन यस, इट मस्ट बी अ टाइपिंग एरर। ठीक है, यू नो होना चाहिए, तो यहाँ पर नो कर लेना और इसको आंसर मार्क कर देना भाई, नो करके और इसको आंसर मार्क कर देना। ठीक है, लेट मी जस्ट चेक कि ऑफिशियल जो आंसर की थी उसमें एसएससी ने क्या क्वेश्चन दिया था। नन
एक सेकंड रुकेंगे भाई। एक अच्छा क्वेश्चन बनता है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, मेरे को अभी अभी ध्यान आया। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है इनफैक्ट ये। ठीक है, आई वॉज जस्ट मतलब मिस कर रहा था मैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, एक बार इस कॉन्सेप्ट को पूरे को यहाँ समझ लेते हैं। कंजंक्शन का एक्चुअली कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस कॉन्सेप्ट इज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, आ जाते हैं। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, हाँ भाई एक बार पढ़ लेते हैं एक बार। मैंने लिखाया था आपको नथिंग बट बुक्स योर ट्रू फ्रेंड। एक मैंने लिखाया एवरीवन बट देखेंगे भाई एक बार। दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं और इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। देखो ऊपर वाले में जो आपके पास में ऑप्शन है वो है इज आएगा या आर आएगा, इसमें है वॉज आएगा या वर आएगा। ठीक है, यहाँ पे है हेल्प आएगा या हेल्प्स आएगा। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड सब चैप्टर है ये। ठीक है, मैंने आपको बताया भी है ये, मे बी प्रोनाउन में मैंने आपको बताया होगा जहाँ पे हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे। ठीक है, एक बार देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, नथिंग, और आगे आया बट। अब आपको क्या याद रखना है कि बट आ जाए या फिर आपका ये अदर देन आ जाए। ध्यान देंगे भाई, बट आ जाए या फिर अदर देन आ जाए, बट हो या अदर देन हो। अगर इसके आगे जो शब्द दे रखा है ये कोई इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसे एवरीवन हो गया, नन हो गया, एवरीथिंग हो गया, नथिंग हो गया, ऐसे जो शब्द हैं, जब भी कोई ऐसा शब्द आ जाए, ठीक है, तो ऐसे केस में ये अपने आप में किसका काम करते हैं, प्रेपोजिशन का। किसका काम करते हैं, प्रेपोजिशन का भाई। ठीक है, प्रेपोजिशन का काम करते हैं। अगर ये प्रेपोजिशन का काम करते हैं, सबसे पहले यहां पे एक चीज और ऐड कर लेना, एवरीवन बट सी लिख लेना यहाँ पे, एवरीवन बट। यहाँ पे दो ब्लैंक है भाई, पहला ब्लैंक ये है। अब यहाँ पे आप क्या लगाना चाहोगे, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सी लगाओगे या हर लगाओगे। ठीक है, सी लगाओगे या हर लगाओगे, दो ब्लैंक हैं, एक बार देखोगे। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या समझा
कि ये जो है बट हुआ या अदर देन हुआ, ये किसका काम कर रहा है मेरे भाई? प्रेपोजिशन का। अब आप देखोगे ये सेंटेंस देखा आपने, यहाँ पे देखा कि ये बट क्या है? अपने आप में प्रेपोजिशन है, ठीक है, प्रेपोजिशन है। अगर ये प्रेपोजिशन है तो ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी कि एक प्रेपोजिशन आता है और उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो फिर आप कहोगे कि यहाँ पे जो वर्ब आपकी आनी है उसके लिए सब्जेक्ट का काम कौन करेगा? ये नथिंग करेगा। अगर नथिंग सब्जेक्ट है तो वर्ब आपकी आर आएगी या इज आएगी? तो आप कहोगे कि इज आएगी। तो नथिंग इज योर ट्रू फ्रेंड, नथिंग इज योर ट्रू फ्रेंड। तो पहले सेंटेंस में इज आया, क्यों? क्योंकि नथिंग के हिसाब से लगाया। दूसरा सेंटेंस आपने देखा एवरीवन। अब यहाँ पे जैसे ही आपने बट देखा तो सबसे पहले आप क्या कहोगे कि यहाँ पे सी का नहीं हर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है ना कि सब्जेक्ट। तो एवरीवन बट हर, एवरीवन बट हर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस जब आप आगे बढ़े तो आपने पाया क्योंकि बट आपका प्रेपोजिशन था और ये आपका ऑब्जेक्ट था, तो जो वर्ब आई किसके हिसाब से आई? इस एवरीवन के हिसाब से आई। और यहाँ पे आपने वर्क का नहीं, सॉरी यहाँ पे आपने वॉज का प्रयोग किया। ऐसे ही आगे आपने देखा नन आया और आगे आया जी अदर देन, ठीक है, अदर देन। जैसे ही आपने अदर देन को देखा, ठीक है, जैसे ही आपने अदर देन को देखा तो आपने देखा कि ये किसका काम करेगा? प्रेपोजिशन का। अगर ये प्रेपोजिशन है तो ये इसका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट बना। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बेसिकली क्या है? सब्जेक्ट है नन। अगर नन सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से हेल्प्स आएगा ना कि हेल्प, क्योंकि वर्ब जो आएगी वो नन के हिसाब से आएगी। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार को मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया, मतलब बहुत लंबे टाइम बाद मैंने इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखा है, बहुत लंबे टाइम बाद। एसएससी काफ़ी टाइम से भूल रखा था, लेकिन ये हाँ सीपीओ मेंस में पूछ रखा है। सीपीओ मेंस में कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछ लेता है, सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। देखेंगे भाई नन अदर। अब जैसे ही आपने देखा कि नन आ गया, अभी आपको बताया था मैंने कि अदर का जो पेयर बनता है वो क्या बनता है? देन। और देखो ये नन था, वन नहीं, और नन का जो पेयर वो बट भी बन सकता है, या तो पूरा अदर देन बनेगा या बट बनेगा। तो ध्यान देंगे अदर देन भी आ सकता है, और अगर सिंगल शब्द आएगा तो बट आएगा। तो अदर का पेयर क्या बना? देन। तो आपने देखा देन यहाँ पे आ रखा है, देन यानी कि अदर देन पूरा किसका काम करेगा भाई? अदर देन बना आपका क्या? अदर देन आपके लिए काम करेगा एक प्रेपोजिशन का। किसका? प्रेपोजिशन का। अगर ये प्रेपोजिशन है तो ये जो यू आया इस प्रेपोजिशन का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो इस वर्ब के लिए जो सब्जेक्ट है वो कौन बनेगा? नन बनेगा। अगर नन सब्जेक्ट है तो फिर नोज आएगा, और ये सही है, ठीक है। एक बार को मैं भी कंफ्यूज हो गया, बहुत लंबे टाइम बाद क्वेश्चन सामने आया, बहुत लंबे टाइम बाद, ठीक है। चलो बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, नो डाउट। चलें भाई आगे। नन अदर देन यू नोज द ट्रुथ। तो नन नोज द ट्रुथ अदर देन यू, ये सेंटेंस का मीनिंग है कि आपके अलावा कोई सच को नहीं जानता है, कोई सच को नहीं जानता है, ठीक है। चलो नोइंग क्यों नहीं होगा भाई? ये कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो आईएनजी में नहीं आती हैं, उनमें से वर्ब है ये, ठीक है। सुधांशु, नेक्स्ट। अंकित भाई बढ़ जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहो, नंबर बढ़ जाएंगे। बिकॉज सी डिडंट लव हिम सी हैड टू मैरी हिम। अब देखो कैसी बात हुई है, क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती थी इसीलिए उसको उससे शादी करनी पड़ी। ये तो बकवास बात हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं बेशक वो उससे प्यार नहीं करती थी लेकिन उसको उससे शादी करनी पड़ी। तो आप कहोगे कि सर बिकॉज यानी कि रीजन की बात नहीं कर रहे हैं, अपोजिट रीजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अपोजिट रीजन की बात अगर हम करेंगे तो ऐसे केस में बिकॉज तो बिल्कुल नहीं आएगा। जिस सेंस में बिकॉज आता है उसी में सिंस आता है, तो ये भी नहीं आएगा।
ऑल्दो और डिस्पाइट दोनों ही आपका कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, लेकिन क्योंकि डिस्पाइट प्रेपोजिशन होता है, हमको यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दे रखा है, तो क्लॉज चाहिए, तो कंजंक्शन लगाना है जो कि ऑल्दो होता है। तो ऑल्दो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, आई कैन नॉट टेल यू वेदर आई विल बी एबल टू कम और नॉट। आई कैन नॉट टेल यू वेदर आई विल बी एबल टू कम और नॉट। बताएंगे भाई क्या होगा सही आंसर, जल्दी से आंसर करेंगे। आई कैन नॉट टेल यू वेदर आई विल बी एबल टू कम और नॉट, जल्दी से। आई कैन नॉट टेल यू वेदर आई विल बी एबल टू कम और नॉट। देखो आसान क्वेश्चन है, अगेन क्यों आसान है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पेयर दिखाई देगा, और क्या दिखाई देगा, और। अगर आप इस और को देखोगे तो आप पाओगे कि और किसका पेयर होता है, वेदर का पेयर होता है। वेदर का अगर पेयर होता है तो ये सेंटेंस आपका नो इम्प्रूवमेंट है और एकदम सही सेंटेंस है। ठीक है, एकदम सही सेंटेंस है, कोई करेक्शन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो नो इम्प्रूवमेंट इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चे एकदम सही आंसर कर रहे हैं, सारे लोग, बढ़िया भाई। और जो वर्ड है उससे हमें पता चल गया। दीपू बहुत पिटेगा भाई, सिमरन, दीपू दोनों के आंसर गलत है, बाकी सब बच्चों का आंसर सही है, बाकी सबका सही है। इन केस, बिकॉज, देखो इन केस हम लगाते हैं किसी चीज की प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए, बिकॉज दिखाते हैं रीजन दिखाने के लिए, वेदर लगाते हैं अनसर्टेनिटी दिखाने के लिए, और अनलेस लगाते हैं हम किसी चीज में नेगेटिव कंडीशन दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी, आऊंगा या नहीं आऊंगा ये मुझे पता नहीं, इसीलिए अनसर्टेन बात है, अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी के लिए हम वेदर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, द एग्जाम वॉज नॉट सो इजी दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। अब आप देखोगे नॉट सो इजी, आप देखोगे एज इजी एज वी हैड एक्सपेक्टेड। एज, देखो सो और एज का पेयर तो होता है, लेकिन एज और सो का पेयर कोई नहीं होता है, एज और सो का कोई पेयर नहीं होता है, तो आप पाओगे कि एज और सो का पेयर जो है ये तो गलत है। दूसरा, सच जो है वो नाउन के केस में आता है, एडजेक्टिव के केस में नहीं आता है, तो ये भी गलत हो गया। तो दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए। अब आप पाओगे सो इजी दैट, और आपको ये भी बताया था सो इजी, सो और दैट का जब पेयर बनता है तो दैट के बाद की जो क्लॉज आती है वो कैसी क्लॉज आती है, नेगेटिव आती है। कौन सी, नेगेटिव। जैसे हमने कहा ही इज सो यंग दैट वी कैनॉट सेलेक्ट हिम। वह इतना यंग है कि हम उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि सो और दैट का जो पेयर होता है उसके आगे वाली क्लॉज नेगेटिव होती है। क्या यहाँ पे हम नेगेटिव वाली की बात कर रहे हैं, जी नहीं, इसका मतलब है ये भी नहीं होगा। तो एज इजी एज, एग्जाम इतना आसान था जितना कि हमने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, जितना कि हमने एक्सपेक्ट किया था। तो या तो एज इजी एज वी हैड एक्सपेक्टेड, या सो इजी एज वी हैड एक्सपेक्टेड। तो सो और एज आ सकता था, या फिर एज और एज आ सकता है, लेकिन सो दैट नहीं आएगा, क्योंकि सो दैट तब आता है जब आगे वाली क्लॉज नेगेटिव हो, और आगे वाली क्लॉज यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। ठीक है, चलो भाई, नेगेटिव में सो एज सिमिली यूज होता है, सो दैट नहीं। हाँ भाई, भाई साहब, सो एज होता है सिमिली, सो दैट जो होता है ना मेरे भाई, सो दैट होता है ये एक अलग चीज है, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, और सो एज अलग चीज है। सो एज में जो सेंस आता है वो कहीं ना कहीं एज वाला आता है, और सो दैट में जो सेंस आता है वो आपका
सो प्लस में बीच में यहाँ पे एडजेक्टिव, ठीक है, इसमें टू एडजेक्टिव टू और V1 ये वाला सेंस आता है, ठीक है। तो ये गलत मत करो भाई, ये सो एज होता तो सही हो जाता, लेकिन सो एज तो ऑप्शन में ही नहीं है ना, इसीलिए ऑप्शन में नहीं जाएंगे हम। नेक्स्ट, ही कुड नॉट बिलीव इट एट फर्स्ट, सो द मोस्ट ही थॉट अबाउट इट द मोर ही डिसाइडेड। आपको बताया था एडजेक्टिव में कि जब भी दो आपके कंपैरेटिव आ रखे हो, दो कंपैरेटिव डिग्री आती हैं, तो ऐसे केस में आर्टिकल द लगाते हैं। देखो यहाँ पे एक कंपैरेटिव है, तो क्या यहाँ पे भी द मोस्ट रहा होगा या द मोर रहा होगा? द मोर रहा होगा। इसका मतलब है ऑप्शन ही कुड नॉट बिलीव इट एट फर्स्ट। तो सबसे पहले तो देखो मोस्ट वाले दोनों ऑप्शन हटा दो, नो इम्प्रूवमेंट भी और सी भी। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, एक है बट और एक है ऑल्दो। हमने कहा कि वो स्टार्टिंग में इसको बिलीव नहीं कर पाया, ठीक है, बट द मोर ही थॉट अबाउट इट द मोर ही डिसाइडेड इट मस्ट बी ट्रू। तो देखो एक तो ऑल्दो के साथ में दे रखा है और एक बट के साथ में दे रखा है। अब आप पाओगे कि जो ऑल्दो होता है वो आपका कैसा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ में आप कभी भी कॉमा नहीं लगाते हो, वो सिर्फ बट के साथ लगा सकते हो। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बट सेंटेंस का मीनिंग ये है कि स्टार्टिंग में वो बिलीव नहीं कर पाया, लेकिन जितना ज्यादा उसने सोचा उतना ज्यादा उसने मतलब उसको लगने लगा कि ये पक्का सही होगा। नेक्स्ट, द सॉन्ग वॉज सो मूविंग एज ऑल आईज बिकेम वेट। अब ये आ गया रिजल्ट को दिखाने वाला। देखो यहां पे देखेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये सो इजी दैट, ये बेसिकली किसी चीज का क्या रिजल्ट है? जी नहीं, ये बेसिकली मैंने आपको सो दैट और सो एज का डिफरेंस वहां भी पढ़ाया था क्लास के टाइम पे। देखो सो दैट आपका किसी रिजल्ट को दिखाता है, कोई काम ऐसा था कि ये हो गया, कोई काम ऐसा था कि ये काम हो गया। लेकिन जो सो एज होता है वो दिखाता है किसी चीज के एक्सप्लेनेशन को, ठीक है, एक्सप्लेनेशन को। आ जाते हैं भाई, द सॉन्ग वॉज सो मूविंग एज ऑल आईज बिकेम वेट। अब आप देखोगे एक सो एडजेक्टिव प्लस में दैट, इसका यूज ये भी होता है जब हम क्या कह रहे हो, किसी भी चीज का रिजल्ट दिखाने की बात करें। क्या दिखाने की बात करें भाई? रिजल्ट को भी दिखा सकता है। किसको दिखा सकता है? रिजल्ट को दिखा सकता है। इसका मतलब है सो दैट का पेयर बनेगा। सो व्हेन नहीं होता है, सो देन नहीं होता है। सो एज कब आता है? सो एज सिमिली जब होती है तब आता है, और यहाँ पे सिमिली की हमको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, द घाट्स इन बनारस वर वेरी क्राउडेड बट वी वर एबल टू वॉच गंगा आरती क्लियरली। ठीक है, यानी कि जो घाट थे बनारस में वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड थे, बट सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे लिख रखा है वी आर और बात कर रहे हैं पास्ट की, तो ये गलत हो गया। बट वी के साथ में वॉज नहीं आता है। क्या आप ये कहोगे कि घाट इतने ज़्यादा क्राउडेड थे कि हम देख पाए? ये तो बात ही गलत हो जाएगी। यहाँ पे आप कहोगे, यहाँ पे कह रहे हो कि क्राउडेड थे और यहाँ पे कह रहे हो कि क्लियरली देख पाए। दो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है, और कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस को दिखाने के लिए हम सो का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि सो तो रिजल्ट दिखाता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, बट वी वर एबल टू वॉच द गंगा आरती क्लियरली। ठीक है, नो सब्सटीट्यूशन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, द प्लेस वॉज नॉट कोल्ड ओनली एंड ऑल्सो डैम्प। यहां एंड तक इसको कर लेना, ऑल्सो तक, इनफैक्ट यहां तक। ठीक है, पूरे को अंडरलाइन कर लेना। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, तो आपको पता ही है नॉट ओनली और बट ऑल्सो का
पेयर होता है। तो आप कहोगे सबसे पहले नॉट ओनली को यहाँ पे बिगाड़ रखा है तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। यहाँ पे ओनली कोल्ड है, नॉट नहीं है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे नॉट ओनली कोल्ड और बट ऑल्सो पूरा सही दे रखा है, ये सही है। यहाँ पे एंड के साथ में बोथ दे रखा है, ये गलत है। मतलब नॉट ओनली के साथ में एंड बोथ दे रखा है, ये गलत है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आई विल नॉट गो टू द पार्टी लेस्ट यू विल प्रॉमिस। सबसे पहले आप देखोगे जो इस इंप्रूवमेंट को यहां तक कर लेंगे, है ना, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे अकंपनी करने का प्रॉमिस कर दो। क्या ऐसा सेंस है? लेस्ट को हम तब लगाते हैं जब सेंस आता है कहीं ऐसा ना हो। क्या यहाँ पे ये सेंस है कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे साथ जाने का प्रॉमिस कर दो? तो ये तो एकदम बकवास सेंस हो गया, तो लेस्ट वाला तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले नो इम्प्रूवमेंट को ही हटा दो। दूसरा, ऐसे भी कह सकते हैं कि सर जी लेस्ट के साथ में विल का प्रयोग नहीं किया जाता है और इसीलिए आपका नो इम्प्रूवमेंट गलत है। ठीक है, दूसरा आप देखोगे इफ के साथ में विल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसका मतलब है ये भी गलत है। ठीक है, until you should promise me to accompany me। अब देखो you should, अब should का केस है कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे टाइम की बात नहीं है, यहाँ पे कंडीशन हम दे रहे हैं कि अगर आपने हमारे साथ जाने का प्रॉमिस नहीं किया तो हम आपके साथ नहीं जाएंगे। या तो आप हमारे साथ जाने का प्रॉमिस करो और या फिर हम नहीं जाएंगे। तो आई विल नॉट गो टू द पार्टी अनलेस यू प्रॉमिस टू अकंपनी मी, यू प्रॉमिस टू अकंपनी मी। ठीक है, सो डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है देयर वॉज एन आर्ग्यूमेंट अबाउट इफ वी शैल मूव टू अनदर सिटी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना हो, देखो प्रेपोजिशन है अबाउट, इसका ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, जब भी इसके ऑब्जेक्ट में कोई क्लॉज आएगी तो उस क्लॉज में जो कंजंक्शन होगा वो कभी भी ना तो दैट हो सकता है ना इफ हो सकता है। तो ध्यान देंगे, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो बनता है वो कभी भी ना तो इफ बनेगा और ना ही कभी दैट बनेगा। दैट और इफ कभी बन नहीं सकते हैं। इसका मतलब है सबसे पहले आपने देखा अबाउट, ऑन, देखो नो इम्प्रूवमेंट तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि इफ बना रखा है। अबाउट इफ वी शुड मूव, ये भी हो गया। ऑन इफ वी शैल मूव, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेपोजिशन जब भी आएगा तो आपको वेदर का यूज करना है ना कि इफ का। ये क्लास में मैंने अच्छे से समझाया था जब पढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट, शी वॉज स्माइलिंग बट लुकिंग प्लीज्ड अबाउट समथिंग। देखो अब आप कहोगे यहाँ पे हंसना, स्माइल करना और लुकिंग प्लीज्ड दोनों ही पॉजिटिव सेंस है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव सेंस के सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए क्या हम ये कहेंगे कि बट लगाएं? जी नहीं, इसका मतलब है कि बट तो हम नहीं लगा सकते, तो बट का एक ये ऑप्शन है और एक नो इम्प्रूवमेंट वाला था, दोनों गलत हो गए। ठीक है, दूसरा आप देखोगे सी वॉज स्माइलिंग, वो स्माइल कर रही थी, सो लुकिंग प्लीज्ड अबाउट समथिंग, इसीलिए प्लीज्ड लग रही थी। क्या आप ये कहोगे स्माइल कर रही थी और स्माइल करने का रिजल्ट ये हुआ कि वो खुश लग रही थी? ये तो कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब है कि दो पॉजिटिव आइडियाज हैं, दोनों को जोड़ना है। सी वॉज स्माइलिंग एंड लुक्ड प्लीज अबाउट समथिंग, लुक्ड प्लीज्ड अबाउट समथिंग, वह स्माइल कर रही थी और किसी चीज को लेके प्लीज्ड दिखाई दी, खुश दिखाई दी। भाई साहब ये रीजन हो सकता है, रिजल्ट ये रहा होगा, और सो आपका रिजल्ट दिखाता है, रीजन नहीं दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आई कैन नॉट रिकलेक्ट वेयर डिड आई लीव माई अम्ब्रेला, इसमें डिड को भी अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, वेयर डिड आई, अब आपने देखा रिकलेक्ट वर्ब है और वर्ब के बाद में बीच में वेयर आया है। अगर वेयर बीच में आया है तो सेंटेंस कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं बनेगा। इसका मतलब है इंटेरोगेटिव जो बना रखा है वो तो गलत ही हो गया। अच्छा, अगर सिंपल सेंटेंस बनाना है तो क्या पास्ट के इंडेफिनिट में डिड प्लस वी1 लिखोगे? जी नहीं। यहाँ पे आपने देखा कैन नॉट,
और कैन नॉट तो लिख रखा है, लेकिन हैव के बाद में आपने देखा कि लीव लिख रखा है, हैव के बाद में V3 आना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आई कैन नॉट रिकलेक्ट वेयर आई लेफ्ट माई अम्ब्रेला। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। सी वॉज सो टॉल टू रीच द सेल्फ। अब आपको बताया था कि टू वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसमें टू और टू का प्रयोग किया जाता है। किसका? टू और टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, या फिर एक इनफ के साथ में स्ट्रक्चर बनता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे कैसे। जैसे मैं कह सकता हूं एडजेक्टिव प्लस इनफ प्लस टू प्लस V1 लगा सकते हैं, तो ये स्ट्रक्चर सही है। लेकिन सो प्लस में एडजेक्टिव प्लस में टू प्लस में V1 नहीं लगा सकते, ठीक है। दूसरा हम क्या लगा सकते हैं? टू प्लस में एडजेक्टिव प्लस में टू प्लस में V1, ये लगाया जा सकता है। ये नेगेटिव सेंस कैरी करता है और ये पॉजिटिव सेंस कैरी करता है। अगर मैं कह रहा हूं सी वॉज टॉल इनफ टू रीच द टॉप सेल्फ, इसका मतलब है वो इतनी लंबी थी कि टॉप सेल्फ तक पहुंच पाई। तो सी वॉज टॉल इनफ यानी कि इतनी लंबी थी कि पहुंच पाई। अगर इसी में मैं ई ऑप्शन और लिख के ये लिख देता आपके सामने, टू टॉल टू रीच, तो आप कहते हुए इतनी लंबी थी कि टॉप सेल्फ तक नहीं पहुंच पाई। तो ये बात कहना थोड़ा सा गलत हो जाता है। क्यों? आप ये कह रहे हो कि वो इतना लंबा था कि टॉप तक नहीं पहुंच पाया। आप ये जरूर कहो कि वो इतना छोटा था कि टॉप तक नहीं पहुंच पाया। तो इतना लंबा था इसका मतलब है पहुंच गया होगा, पहुंच गया होगा यानी पहुंचने के लिए उसकी लंबाई इनफ थी। इसका मतलब है कि इनफ वाला जो सेंस है वही हमको चाहिए था, इसीलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सो मच एज यू behave like this, the decision of the management against you cannot be revoked, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि so long as you behave like this, यानी कि जब तक आप ऐसे ही बिहेव करोगे तो मैनेजमेंट का डिसीजन आपके अगेंस्ट बदला नहीं जाएगा। तो देखो एज लॉन्ग टू कुछ नहीं होता है, एज मच टू कुछ नहीं होता है, एज लॉन्ग एज आपका कंजंक्शन होता है, जिसका मतलब होता है जब तक आप ये काम करते रहोगे तब तक ये काम नहीं होगा। एज लॉन्ग एज, ठीक है, एज लॉन्ग एज। नेक्स्ट, द फायरिंग ऑफ मिसाइल नॉट ओनली किल्ड इनोसेंट पर्सन्स एंड ऑल्सो क्रिएटेड पॉलिटिकल फुरोर, ठीक है। अब आप देखोगे नॉट ओनली और एंड ऑल्सो नहीं होता है, बट ऑल्सो होता है। यहाँ पे एंड ऑल्सो लिख रखा है, इसका मतलब है नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। यहाँ पे आप देखोगे नॉट ओनली किल्ड इनोसेंट पर्सन्स बट ऑल्सो क्रिएटेड, ये हो सकता है। अब आप देखोगे यहाँ पे बट किल्ड है, नॉट ओनली को ही बदल दिया, एंड ऑल्सो है, ठीक है। यहाँ पे नॉट ओनली तो है लेकिन आगे एंड ऑल्सो है, यानी कि ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में और इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस देखेंगे। इंप्रूवमेंट में मुझे लगता है कि एरर से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो इंप्रूवमेंट को और क्वेश्चंस कर लेंगे। आई थॉट कि इंप्रूवमेंट में उतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आ रखे हैं। सो वी विल बी टेकिंग वन मोर क्लास ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट की एक क्लास और लेंगे हम लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, ठीक है। अभी उतना मतलब बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है पढ़ाने में, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी भी ऑफ कर रहा हूँ, पूरा सर घूमे जा रहा है, कल से थोड़ी सी तबीयत डाउन है यार, है ना, ठीक है भाई।